सुना है ना, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। जिंदगी में जिस चीज से डर लगे ना यार, एक बार उसको करके देख लो, आपकी जिंदगी से डर निकल जाएगा। उसके बाद में जिंदगी में आप लोगों को कभी कोई हरा नहीं पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि चोरी करने से डर लगता है चोरी कर लो, अच्छी चीजों के बारे में बात की जा रही है। आंसर राइटिंग से डर लगता है तो करो ना बैठ के। जिस चीज से मैथ से डर लगता है, इंग्लिश से डर लगता है, टाइम दो ना उसको बैठ कर, फिर देखो कितना मजा आएगा। तो जिंदगी में जिस दिन डर को मार लेना, उस दिन भाई साहब जीत जाओगे जिंदगी से। What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्ट्रिलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं ऐसा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसी चल रही है ज़िंदगी? पहले तो ये बताइए, शांति में चल रही है फिर उबड़ खबड़ हो रखी है? ज़िंदगी को मस्त तरीके से लेकर चलने की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपकी ज़िंदगी है, कोई और लेकर नहीं चलेगा, इस बात की ध्यान रखना। और एक बात आप लोगों को और बता दूँ, ज़िंदगी में कुछ भी कर लेना, जब तक अपना फोकस एक जगह नहीं लगाओगे ना, तब तक जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लिख लो चाहे किसी के कागज पर, और साइन कर दूंगा मैं उसके ऊपर में, कि जब तक एक जगह फोकस नहीं करोगे तब तक जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाली है। कई सारे बच्चे परेशान हैं आज के दिन में, सर कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करें। जॉब भी करनी है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घर भी देखना है, कुछ ऐसी बेसिकली लड़कियां हैं, किस तरीके से काम को साथ में लेकर चलना है। कुछ ऐसे हैं जो पढ़ने वाले बच्चे हैं पर लेकिन उनके साथ में ज़िंदगी में पैरेलल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली ज़िंदगी चल रही है, उसको मैनेज करना है। सारी चीज़ें इसी तरीके से चलती रहेंगी जैसे चल रही है, कुछ नहीं बदलने वाला है। आप पढ़ाई करो चाहे ना करो, इस दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला है। अच्छे अच्छे दिग्गज आए और चले गए, कुछ नहीं बदला, सब ऐसे ही चल रहा है इस दुनिया में। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद नहीं ले सकते चीज़ों को चेंज करने की, तो मैं लिख के दे रहा हूँ, कोई और नहीं करेगा। सामने वाला कोई आके बर्बाद तो कर देगा, पैसा सुधारेगा बिल्कुल नहीं। क्योंकि अक्सर जो लोग हैं ना, वो आप लोगों को अपने से आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की जिम्मेदारी है अपने आप को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने की। और वो जगह जहाँ जो आसपास वाले लोग हैं उनको मुंह उठाकर देखना पड़े। पर लेकिन बात क्या है कि परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती हैं जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। सुना होगा ना कि पानी में डूबने से किसी की मौत नहीं होती है, मौत उसकी होती है जिसको तैरना नहीं आता है। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन यहाँ पर यह है कि बोलते हैं कि पानी में डूबने से मर गया। ये बोलो ना कि उसको तैरना नहीं आता था इसलिए मर गया, उसने कभी तैरने की स्किल सीखी ही नहीं। आप लोग बोल रहे हो पानी में डूबने से मर गया वो, अरे ऐसी बात थोड़ी ना होती है यार। वो तो वही पानी है जिसको पीने के बाद में इंसान जिंदा रहता है। उसी पानी की वजह से इस धरती पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं लोग। बिना पानी के तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा, और उस पानी में डूब के लोग मर गए। तो इसलिए अपनी स्किल के ऊपर काम करना सीखो। एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि आंसर नहीं लिखा, स्किल नहीं डेवलप की भाई। स्किल डेवलप करता, टाइम देता, तो कैसे पास नहीं होता? ये तो बता दो, 1 मिनट के लिए टाइम ही नहीं दिया बंदे ने, कभी भी पेन कॉपी उठाकर बैठने की जहमत ही नहीं दिखाई। 2 मिनट बेसिकली लिखता था, उसके बाद में मन जो है वो ब्लॉक हो गया, लिखने का मन ही नहीं कर रहा है, दिमाग में कुछ विचार ही नहीं आ रहे हैं, उसके बाद में छोड़ के भाग गया। जिंदगी में तभी हारोगे जब चीज़ों को छोड़ दोगे। अगर डेली एक शब्द लिखा जा रहा है ना, तो एक शब्द लिखो। 2 शब्द लिखे जा रहे हैं तो 2 शब्द लिखो। 3 लिखे जा रहे हैं तो 3 लिखो, पर लिखो तो सही मेरे दोस्त। पर लेकिन दिक्कत क्या है? वही नहीं करना है बस, और फिर बोलते हैं कि दिक्कत हो गई। जिंदगी में दिक्कत ना बाहर नहीं है कहीं भी, आप लोगों के दिमाग के अंदर में है। हर एक इंसान उसी पैंदी पर चल रहा है जिस पैंदी पर वो चलता हुआ आ रहा है, और जो उसको बेसिकली बर्बाद करती आ रही है। और जिसने उस पैंदी को चेंज कर लिया, बेसिकली काम खत्म हो गया। तो आप लोग देखो कि आप लोगों की जिंदगी किस डायरेक्शन में चल रही है, और ये आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूँ शाम को सोने से पहले बस एक बार शेड्यूल बना लिया करो। आप लोग 60 से 70% अपनी इफिशिएंसी इमीडिएटली इंप्रूव कर दोगे। जो आज की डेट में चल रही है ना, 60 से 70% तो इमीडिएटली इंप्रूव हो जाएगी, बस शाम को ये डिसाइड करने से कि कल करना क्या है। भले ही यहाँ पर आधा अचीव हो, पर लेकिन इतने से ज़्यादा होगा जितना आप लोग बिना करे नहीं करोगे। तो इसलिए ज़िंदगी में ये काम जरूर करिए। कितने घंटे पढ़ाई की और कल के दिन को कितने नंबर आप लोग देना चाहोगे, ये जरूर बताना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने गिरवान में डेली झांको, डेली अपने आप को इंप्रूव करो और डेली आगे बढ़ो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक एक ईंट जोड़ने से ही मकान बनता है। अगर एक भी ईंट खाली रह गई ना, तो लोग जो है ना उसमें झांकने लगेंगे आकर, और फिर वही दिक्कत आएगी कि हाँ दुनिया जो है एक तरीके से ज़िंदगी में उंगली कर रही है। वो तो अब भी करेगी, नहीं सिलेक्शन होगा तब भी करेगी, हर जगह जाओगे वहीं बेइज्जती होगी। अब आप लोग डिसाइड करो। अच्छा, एक छोटी सी बात जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। यहाँ पर डेली जो स्टडी लवर वीर आप लोगों का ये ऑफिशियल चैनल है, डेली यहाँ पर जो ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर स्पॉटलाइट आती है वो शेयर की जाती है, ठीक है? तो ये आप लोग जरूर सुनिए, आते जाते आप लोग घूमते फिरते सुन सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। इस पे ऊपर हल्की सी नज़र आप लोग जरूर डालिएगा अगर टाइम लगा करिए। वो नहीं कहीं जा रहे हैं घूमते फिरते, चलो चला लिया अपना ओपन करके। एक बच्चा कह रहा है कि सर SLV PDF पर तो मौज कर दी। SLV PDF पर आप लोगों के लिए नए इनिशिएटिव स्टार्ट किए जा रहे हैं, और आगे भी ये चीज़ें आप लोगों को और ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसमें क्या है, कोई भी आर्टिकल जैसे आप लोग आता है, यहाँ पर क्या है गंगा रिवर के बारे में, तो पहले पूरा आप लोगों को इंग्लिश में प्रोवाइड करा दिया, फिर इसी के साथ में हिंदी में प्रोवाइड करा दिया, ठीक है?
तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। एक बच्चा कह रहा है सर ये टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं, इसकी पेमेंट क्या है? पेमेंट कुछ नहीं है यार, इसकी पेमेंट बस उस चीज़ की है जहाँ पर मुझे पेमेंट करनी पड़ती है, यानी कि कोर्सेज़ की। ये सारी चीज़ बाकी फ्री की है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टीचर की पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर तो टीम लगा रहा हमसे, ये सारे काम आप लोगों के लिए दिखते हैं, क्वेश्चन भी हैं आप लोगों के लिए, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आते जाते ही पढ़ेंगे, आप लोगों को मजा आएगा। एक और इम्पोर्टेंट, डेली एक एडिटोरियल यहाँ पर बेसिकली शेयर किया जाता है, ताकि अगर आप लोग कम से कम पढ़ो तो आप लोगों की एक तरीके से ना सी सेट में खासकर पकड़ बनना स्टार्ट हो जाए। एटलीस्ट 1 आर्टिकल आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने बोला था बिरसा मुंडा जी के बारे में, तो यहाँ पर भी शेयर कर दिया था, और आप लोगों का जो आप लोगों का चैनल है SLV ऑफिशियल, वहाँ पर भी शेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग देख लेना इसको। मतलब ये 2 चैनल हैं जो आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएंगे। बाकी आंसर राइटिंग ग्रुप है जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, रेगुलरली आंसर राइटिंग होती है, और यहाँ पर ऐसे होता है। यानी कि 3 चैनल है मेनली आप लोगों के पास में जो आप लोगों की स्टडी को कंप्लीट करते हैं। जो टेलीग्राम पर नहीं है वो फेसबुक पर कनेक्ट हो सकता है, वहां पर चीज़ें मिलती हैं। आज जो है सैटरडे है, तो आज आप लोगों को निबंध मिलेगा। सैटरडे में निबंध मिलते हैं जैसा हमारा पैटर्न चलता है, और संडे में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन मिलता है, और बाकी और दिन आप लोगों को क्वेश्चन मिलते हैं नॉर्मल आंसर लिखने के लिए। एक दूसरे का रिव्यू जरूर किया करो, और कोई भी फालतू की बातें अगर करेगा तो उसको ब्लॉक कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ब्लॉक पड़े हुए हैं, तो अगर बदतमीजी काटो, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करोगे तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे शेयर करनी थी, और कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे थे इसके बारे में, तो ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक सबके वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएंगे। देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था के बारे में यहाँ पर अभी कुछ बातें सामने निकल कर आई, जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब हैं, ठीक है, तो इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि कई बार कि यार ये चीज़ें ऑटो पायलट हो गई है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आप लोगों ने उसके ऊपर इतना मेहनत किया है, अब आगे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो ये होता है ऑटो पायलट। तो इनके द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी रिफॉर्म अगर हम लोग अपनी इकोनॉमी में लेकर नहीं आते हैं आने वाले 2030 तक का भी, तो हमारा ग्रोथ जो है वो उसी पैटर्न में आगे बढ़ता रहेगा। ये बातें यहाँ पर इनके द्वारा बोली गई, विदाउट एनी रिफॉर्म। यानी कि रिफॉर्म जो है वो आज के में हमारी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो उनके ऊपर काम करना है। और इसी के साथ में अनरिजोल्व प्रॉब्लम आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, यानी कि एक तरीके से प्रॉब्लम को इनके द्वारा फ्रूट्स की तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो उनको अनलॉक करेंगे तो और ग्रोथ होगा। जैसे नहीं किसी इंसान को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर उस पर ऊपर काम करता है तो उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। जैसा मैंने बोला अभी इस चैनल पर काफ़ी कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो जस्ट थोड़ा सा इंतजार करिए, आप लोगों को समझ में आने लगेंगी चीज़ें कैसे कैसे चेंज हो रही है। कई सारी चीज़ें अपडेट होंगी, और जो दूसरा चैनल है SLV पीडिया, उसके लिए भी कई सारी जो है बेसिकली प्लानिंग की जा रही है, तो उसके पर भी आप लोग कनेक्ट रहिएगा। बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए कुछ नहीं कहते कि एक तरीके से आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो चीता होता है वो भी जब छलांग लगाता है 2 कदम पीछे हटता है, तो ये समझो बस वो 2 कदम पीछे चल रहे हैं अभी, ठीक है। अभी देखिएगा, ठीक है। इंडिया कैन ग्रो लाइक चाइना, आगे आने वाले टाइम में जैसे चाइना का ग्रोथ हुआ था बेसिकली 1979 से 2008 तक का, अब इंडिया का ग्रोथ होगा, क्योंकि चाइना ने साइलेंट एक तरीके से काम किया उसके ऊपर। देखिए आप लोगों ने कहा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक तरीके से बोलते हो कि एक मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, तो कुछ ऐसी बात यहाँ पर बोली गई है कि आने वाले टाइम में इनका यही है, एक तरीके से वही माहौल बनाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक तरीके से रिफॉर्म ऑफ द फैक्ट, जो रिफॉर्म होते हैं एक तरीके से मार्केट स्किल, ये इकोसिस्टम तैयार करना इस तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी भी है। और कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जब हमारी पॉपुलेशन चाइना से आगे निकली, तो आप लोगों को याद होगा क्या बोला गया, चाइना के द्वारा ये बोला गया पॉपुलेशन ही तो आगे निकली है, स्किल लोग थोड़ी ना आगे निकले हैं, ठीक है। तो चाइना के बारे में 2 शब्द लिखिएगा, शब्द जो है अभद्र नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो भी आप लोगों को लगे बताइएगा जरूर। तो ये बातें हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, इनका नाम आप लोगों को बताना है, हालांकि लिखा हुआ है, ठीक है। देखता हूँ, फिर भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। एक और छोटी सी न्यूज़ है यहाँ पर, ये एक ऐसी न्यूज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। देखिए हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप लोगों ने सुना कि पॉलीथीन का आविष्कार किया गया, तो ये लगता था वाओ क्या आविष्कार कर दिया यार, एक ऐसी चीज़ बना दी जो पानी में गल नहीं सकती, लंबे समय तक रखो, सड़ी नहीं सकती, रीयूज कर सकते हैं। पर लेकिन वही पॉलीथीन जो है गले की फांस बन गई। तो इसलिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले सोचना चाहिए। हम लोग मास्क लाए कोविड-19 के टाइम पर वो मास्क इतने सारे कूड़े में कन्वर्ट हो गए कि जिसकी कुछ हद नहीं है। फिर लगा कि यार इनको कैसे जुगाड़, इनका ठिकाना लगाया जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनमें से एक है। इसके फायदे बहुत सारे बताए जा रहे हैं, दुनिया भर के फायदे हैं, पर लेकिन इन रियलिटी में अगर कल को ये नुकसान भी करने लगे तो उसको कैसे लेंगे। तो गवर्नमेंट बोल रही है रेगुलेट किया जाएगा अगर यूजर को हार्म होता है। तो यहाँ पर जो राजीव चंद्रशेखर साहब हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई हैं, आने वाले टाइम में इस चीज़ को देखा जाएगा, ठीक है।
तो एक तरीके से देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें सुधरती हैं, क्योंकि हर एक चीज़, यदि आप लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना, ठीक है, तो कई सारे लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा बहुत सारे ऐसे एआई टूल आ गए हैं, वो समझ भी नहीं पाते हैं कई बार कि क्या सही है और क्या गलत है। मान लीजिए यूएसए में बैठा हुआ कोई इंसान है, उसने उसके अंदर कुछ फीड कर दिया है, ठीक है, अभी यहाँ पर वो क्या पता इंडिया के लिए वो चीज़ वैलिड ना हो, पता चला एक तरीके से इंसानों की कास्ट के ऊपर बात करी जा रही है, किसी और चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। तो ये वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर काम करना जरूरी होता है और रेगुलरली अपडेट करनी होती है। तो देखते हैं कितने शानदार तरीके से यहाँ पर। अच्छा, आप में से किसी ने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया है, यस या फिर नो? अगर नहीं किया तो उसका इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को भी कई सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। जिंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है उससे पूछ सकते हैं, ये माना जाता है, और वो सारी समस्याओं का समाधान करता है, ठीक है। चलिए, ये थी कुछ बातें। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कई सारे बच्चे जो हैं रेगुलर पूछ रहे हैं कि सर ये जो डिस्काउंट है कोर्स के ऊपर, ये किस किस को दिया जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, या जिनके माता पिता देश में शहादत मिली है, या फिर किसी अगर इंस्टीट्यूट में आप लोग एडमिशन ले चुके हैं, तो ये है 3 कैटेगरी जिनको यहाँ पर ये डिस्काउंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यानी कि डायरेक्ट 50% डिस्काउंट आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आता है। आप लोग इसको बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कोर्स की डिटेल्स है उसके नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर जाकर आप लोग उनको अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकते हैं और तुरंत आप लोगों को यहाँ पर ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। कोशिश करो 14 से पहले पहले आप लोग इसको कंप्लीट कर लो, क्योंकि 14 के बाद जो है ये यहाँ से आप लोगों को खत्म होता हुआ मिलेगा, ठीक है। जिसको भी लेना है 14 से पहले पहले ले लो। इसी के साथ में जो ईपीएफओ के कोर्स में या फिर सीडीएस के कोर्स में ऑलरेडी है, उनको डिस्काउंट मिल रहा है। अगर वो यूपीएससी के कोर्स में जाते हैं तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है, वो जो VEER है वो कूपन आप लोग जैसे लगाएंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट है वहाँ पर, तो उसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी, अच्छे से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और डेमो क्लासेस वहाँ पर डाली जा रही हैं। आज प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है वो क्लास होगी, और ये सारी की सारी क्लास वो ले रहे हैं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो आप लोग जाकर देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि जिसने खुद ने एग्जाम निकाला है यूपीएससी का, वो आप लोग गाइड करें तो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी होती है फिर, ठीक है। तो अभी आगे क्लासेस स्टार्ट होंगे, अभी जस्ट कुछ डेमो वीडियो डाली जा रही हैं, जिससे कि गाइडेंस वाली वीडियो भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से चीज़ों को लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से लंबे समय तक टिक पाएंगे। और इसी के साथ में संडे है, संडे को कल आप लोगों का टेस्ट देखने को मिलेगा, तो टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। और प्रैक्टिस क्विज तो आप लोग आता ही है, इसको आप लोग एंजॉय करते रहिए। और लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से भी और टेलीग्राम से भी जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये आर्टिकल सुनने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबके पापा हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमको नहीं समझाना बेटा, हम तुम्हारे रिश्ते में बाप लगते हैं। खासकर जब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपने दायरे से या फिर बोलूँ तो अपने पजामे से बाहर जाने की कोशिश करती है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत पकड़कर उसको जो है दायरे में लेकर आता है कि ऐसे करने का, ठीक है, आप नीचे भगवान है। तो अभी यहाँ पर ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुझे लगता है कि शायद जब से मैंने प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी थी तब से लेके आज तक, मतलब मैं इसको पढ़ भी चुका कई साल तक और अभी पढ़ा भी रहा हूँ उसको, तो लंबे समय से एक इशू चला हुआ आ रहा था कि जो ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड हैं तो उनको किस तरीके से लेकर चलना है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर GBI बोलूँगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा पक्षी है जो कि आज की डेट में धरती पर पाया जाने वाला एक काफ़ी वन ऑफ द बिगेस्ट जो एक बर्ड है, उसमें आप लोग यहाँ पर इसको काउंट कर सकते हैं। पर जैसे आप लोग इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, इनकी बेचारों की खस्ता हालत हो रखी थी काफ़ी लार्ज स्केल पर। आज की डेट में इनकी संख्या जो है वो घटते घटते बिल्कुल ना के बराबर आ चुकी है। तो ये आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर के द्वारा रिसेंटली अभी कवर किया गया। पूरा मुद्दा क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ। ऐसे जो टॉपिक हैं ये यूपीएससी बड़ा ध्यान देती है ऐसे टॉपिक्स पर, ठीक है। तो खासकर प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे टॉपिक। अभी हुआ क्या है मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। अभी यहाँ पर द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इशू किया गया यहाँ पर एक ड्राफ्ट, जिसको ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो ड्राफ्ट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन इन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एरिया, अलग से रेगुलेशन लेकर आए गए हैं 2023 के। मतलब इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अलग से रेगुलेशन लेकर आई गई है यहाँ पर सेंट्रल के द्वारा, खासकर आप लोग बोल सकते हैं। तो इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं कि पर्टिकुलर उसी को फोकस देकर ये काम किया जा रहा है। जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन होती हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, जो कि 33 के जो केवी आप लोगों को देखने को मिलेगी या फिर इससे नीचे। अगर यहाँ पर जो GIB वाले एरिया से अगर होकर गुजरती है तो उनको अंडरग्राउंड लेकर आना है, ठीक है।
तो ये बात बोली गई है। यानी कि एक तरीके से जहां जहां पर कोई ऐसी दिक्कत है वहां पर बोला गया कि इनको अंडरग्राउंड लेकर आइए, और जहां जहां पर चीजें ठीक है, नॉर्मल है, तो वहां पर आप लोग इसको ऊपर लेकर आ सकते हैं। रीजन क्या है यहाँ पर इसका, मैं आप लोगों को वो समझाऊंगा सारा, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही थी वो भी मैं बताऊंगा। जहां जहां पर ऊपर लाइन लगाएंगे वहां पर डाइवर्टर्स यूज करेंगे। ये डाइवर्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, सारी बातें यहां पर जानेंगे। दोस्तों जब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में आप लोगों से बात करें तो इनकी संख्या जो है इतने तेजी से घटती हुई जा रही है। अगर आप लोग बात करेंगे 1969 से लेके लगभग 1260 हुआ करते थे, ये आज के डेट में घट घट कर ये लगभग 150 से भी नीचे आ चुके हैं। अगर 2020 के बारे में मैं आप लोगों को बात करूं, यानी कि पिछले 50 सालों में 90% से भी ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो चुकी है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस देने की जरूरत है, वरना आने वाले टाइम में बच्चों को बताया जाया करेगा कि हाँ यार एक ऐसा भी पक्षी धरती पर हुआ करता था, उनकी संख्या जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, आज की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर केस भी चल रहा था, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में केस था तो इस केस के ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं खासकर प्रीलिम्स में। तो ये था बेसिकली यहाँ पर रणजीत सिंह एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था यहाँ पर। तो उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि जो भी यहाँ पर आज के डेट में जो पावर लाइंस होती हैं यहाँ पर, खासकर उन एरिया में जहाँ पर ये पक्षी पाए जाते हैं, तो दिक्कत ये रहती है कि दो राज्य में खासकर यहाँ पर इनकी संख्या दो में पाई जाती है ज़्यादातर हमारे देश के अंदर में, राजस्थान और गुजरात में। और उन्हीं दो राज्य के अंदर में खासकर जो पावर को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जा रहा था, ऊपर लाइन लगाई जा रही थी। तो ये जो बड़ी बड़ी लाइन बिछाई जा रही थी, उन लाइन में टकरा टकरा कर इन खंभों में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी गर्दनें उनके धड़ से अलग हो जा रही थी, जिनकी जो है कहानी बिल्कुल खत्म हो जा रही थी। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनकी जिंदगी जो है वो इस तरीके से, एक तरीके से ना बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, क्योंकि इनको लाइन तो दिखती नहीं, पतले पतले तार होते हैं, उड़ा हुआ जा रहा है तो एकदम टक्कर लग जाए। इंसान को भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई बार जो है अभी मांझे जो हैं कई सारे लोगों की गर्दन काटते हुए नजर आए, क्योंकि मांझे जो है पतंग कटी कहीं इलझे रह गए, वहां से कई सारे लोगों की गर्दन कटती हुई नजर आई। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि पक्षी भी जब अपनी धुन में उड़ा चलता है तो उसको लाइन जो है वो दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए बोला गया कि इनके ऊपर डाइवर्टर्स लगाओ, ऐसे डाइवर्टर्स लगाने हैं ताकि पक्षी को दूर से ही दिख जाए कि हाँ यहाँ पर लाइन्स है। पर लेकिन मुद्दा क्या है यहाँ पर, मुद्दा यहाँ पर यह कि इतनी लंबी, इतनी कई कई जो किलोमीटर की जो लाइन होती है, सब जगह डाइवर्ट तो लगाए नहीं जा सकते। अब मान लो एक एरिया में डाइवर्ट लगा दिया, फिर बीच में जगह छोड़ दी, फिर डाइवर्टर लगा दिया, तो यहाँ पर हो सकता है कि वो वाला एरिया इनको ढंग से दिखाई न दे। तो इसीलिए यहाँ पर मुद्दा ये था कि आप लोग क्या करो, इन सब लाइन को आप लोग अंडरग्राउंड लेकर आओ, खासकर उन एरिया में राजस्थान और गुजरात के अंदर में जहां पर ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है यानी कि GIB जो है वो पाया जाता है, खासकर उस एरिया में आप लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इसलिए यहां पर ये मुद्दा यहां पर निकल कर आया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, मैंने GBI बोल दिया था। ठीक है, तो पूरा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि इसको किस तरीके से हम लोग को टैकल करके चलना है। तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर दिया गया था इस पर्टिकुलर केस को लेकर। तो इस केस के द्वारा भी यहाँ पर ये गाइडलाइन जब दी गई कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते जहां तक पॉसिबल हो, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि हमसे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा, तो कैसे यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो कोर्ट ने बोला कि खर्चा अपनी जगह है, पर लेकिन एक पक्षी धरती पे से विलुप्त होने वाला है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा खर्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके चलते चलते यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल की जाने लगी, डाइवर्टर्स लगाए जाने लगे, पर फिर भी मुद्दा जो है वो सुलझा नहीं। तो इसीलिए बोला गया कि जहाँ जहाँ पर इनकी संख्या और ज़्यादा है वहाँ पर ये जो लाइन है इनको अंडरग्राउंड लेकर आप लोगों को आना है। तो उसी को अभी यहाँ पर अप्रूवल मिलता हुआ जो नजर आ रहा है। एक सबसे खतरनाक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोग आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो पाकिस्तान के अंदर भी ये पक्षी पाए जाते हैं, वहां पर इनका शिकार करना जो है वो बड़े ही गर्व की बात माना जाता है। इतनी बदतमीजी देखने को मिलेगी, मतलब ये पक्षी जो है ये ऑलरेडी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से अगर हम लोग बात करें। और ये इंसान जो है इसको खुद तो शिकार कर ही रहे हैं, और बदतमीजी की पराकाष्ठा तो तब बात होती है जब यहाँ से सऊदी अरेबिया से कुछ लीडर आते हैं इनके यहाँ विजिट करने के लिए, तो उनको एंटरटेनमेंट के लिए कहते हैं कि आओ हमारे देश के अंदर में हम तुमको एंटरटेनमेंट कराएंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का शिकार करा कर। तो ये देखो क्यों नहीं कहते बुद्धिमती मारी गई है, बिल्कुल घुटनों में बुद्धि पहुंच गई है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टेट गवर्नमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप लोग राजस्थान से आते हैं, क्योंकि राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है। यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में नॉर्मली ये पक्षी जो है पाया जाता है। ये खासकर उन एरिया में आप लोगों को देखने को मिलते हैं जहाँ पर ग्रासलैंड वाला एरिया आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, इसलिए ग्रासलैंड स्पेसिस भी बोलते हैं यहाँ पर।
इसी के साथ में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया अगर मैं आप लोगों को बोलूँ जैसे इंडिया के अंदर में, तो आप लोगों को जैसे जैसलमेर हो गया, ठीक है, ये पर्टिकुलर एरिया हो गया। इसी के साथ में कई सारा एरिया ऐसा है जो कि आर्मी के कंट्रोल में है, वहाँ तो चीज़ें फिर भी नॉर्मल रहती हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में भी पाए जाते हैं, पर लेकिन इक्का दुक्का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मेनली सारे आप लोगों को ये राजस्थान स्टेट के अंदर में, और इसी के साथ में ये बेसिकली गुजरात, यानी कि राजस्थान और गुजरात दो एरिया ऐसे हैं जहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझिएगा, और यहाँ से आप लोग चीज़ें अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि अच्छा इन एरिया में पाए जाते हैं। तो कई बार स्टेटमेंट देकर आप लोगों से, वो नहीं कहते कि तरीके से स्टेटमेंट देती और आप लोगों को बोलेंगे कि इनमें से कोई एक स्टेटमेंट चूज करो, ठीक है। तो ये सीधी सीधी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जैसे ग्रास लैंड बताया मैंने यहाँ पर, ये अनटेम्ड एरिड ग्रास लैंड, ठीक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी घासें जो होती हैं, जिनको अगर हिंदी में बोले तो अदम्य शुष्क घास आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर स्टार लगा लेना, जो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि आयुसीन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। सीआईटीएस का जो कन्वेंशन है उसमें अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज में अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1970 जो टूका है हमारे देश के अंदर में, उसमें आप लोगों को सूची 1 में इसको रखा गया है, ठीक है। इससे क्या लगा आप लोगों को यहाँ पर, इससे समझ में आता है कि जहां पर इसको 1-1 में रखा गया है ना, वहां आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको बहुत ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की जरूरत है। यहाँ पर ये चीजें सामने निकल कर आती है, यानी कि 1 का मतलब ही यहाँ पर यह कि इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनका काम ऐसे नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए 1 अपेंडिक्स जो है वो एक ऐसा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की बात की जाती है। जब यहाँ पर एक्ट की बात करते हैं, एक्ट है 1972 का, ये एक्ट जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए इसको भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम का भी नाम आप लोग दे सकते हैं जब हिंदी में हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ और बातें, क्या मेजर्स कुछ लिए गए हैं, तो यहाँ पर स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि यहाँ पर इसको रिकवर किया जा सके। नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान चलाए गए। कंजर्वेशन ब्रीडिंग फैसिलिटी यहाँ पर लाई गई कि हाँ ठीक है, इससे और ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा किए जा सकें। प्रोजेक्ट इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलाया गया। इको फ्रेंडली मेजर्स लिए गए ताकि इन जो पक्षी की जो जिंदगी है वो थोड़ी सी नॉर्मल की जा सके। पर लेकिन सारी चीज़ें करने के बाद भी अब तक भी आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हम लोग इनको सिचुएशन में से निकाल चुके हैं जिस सिचुएशन में गए हुए हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी ना कि यार वो इंसान जो है वो जिंदा रहने के लिए जैसे तैसे अभी जो है बेसिकली उसकी ज़िंदगी लटकी हुई है। तो वो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा जो थार वाला एरिया है राजस्थान के अंदर में, वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसको डेजर्ट नेशनल पार्क के नाम से भी आप लोग नॉर्मली जैसलमेर वाले जोधपुर एरिया में भी कई सारे यहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो खासकर मिलकर काम करता है कि कैसे यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से काम करता हुआ यहाँ पर नजर आता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, ये केस आप लोग याद रखिएगा। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं डायरेक्ट अगर आप लोगों से पूछ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस किस ने यहाँ पर टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है, अभी पता चल जाएगा। तो प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बात की जा रही है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है ये बताना है। स्टेट बर्ड है राजस्थान और गुजरात का, पहला स्टेटमेंट। मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो वेस्टर्न इंडिया के अंदर में पाए जाते हैं। आयुशियन में यहाँ पर इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज में रखा गया है। तो सही आंसर कौन सा है? ए में बोला गया 1 और 2, बी में बोला गया 2 और 3, सी में बोला गया 1 और 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। तो ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे तो कौन सा आंसर आप लोगों के हिसाब से सही है, बताइए। क्या है आंसर सही, बताइए। आंसर ए हो गया? नहीं। आंसर बी हो गया? नहीं। सी हो गया? डी? बताओ क्या आंसर बी सही है, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है, गुजरात की स्टेट बर्ड नहीं है। क्या गुजरात की कोई स्टेट बर्ड है? अगर है तो कौन सी है ये आप लोगों को बताना है। तो सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करी, ये वाला एरिया जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान की बदतमीजी के बारे में 2 शब्द जरूर लिखेगा, पर लेकिन सभ्य शब्दों के साथ में, ठीक है पढ़े लिखे इंसानों की तरीके से फीलिंग आनी चाहिए। यानी कि गाली दे रहे हैं, यानी कि पूछ ले आप लोगों से तो क्या शब्द आप लोग एक्सप्लेन करना पसंद करेंगे, तो वही शब्द मैं भी सुनना चाहूंगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा एक इनिशिएटिव है जिसके ऊपर डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है, खासकर प्रीलिम्स के अंदर में तुरंत पूछ लेंगे कि धारा इनिशिएटिव से आप क्या समझते हैं। तो धारा एन ओड टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम, यानी कि हमारे देश का एक ऐसा सिस्टम जिसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, लोग जिसको भूल रहे हैं उसको लोगों को रिकॉग्नाइज कराना, लोगों को याद दिलाना। एक गाना आप लोगों ने सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई।
तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो चांद पर जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो ये गाना इतना प्यारा है ना, मतलब सुनकर मतलब कई बार ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस गाने को सुनने के बाद में। जितने सहज तरीके से अपने देश की हम लोगों ने बेसिकली एक रीत है, एक कल्चर जो है उसको विदेशी धरती पर जिस तरीके से बताया गया, तो मतलब मज़ा आता है। ठीक है, कौन है उस मूवी के अंदर में एक्टर, उस सॉन्ग के अंदर में बताइए, देखता हूँ किस किस को याद है पुराने एक्टरों के नाम। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, वो है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है, और कौन है मिनिस्टर ये आप लोगों को बताना है। तो धारा, ये पर्टिकुलर सिस्टम प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, और इसका बेसिक पर्पज क्या है। बेसिक पर्पज इसका यहाँ पर यह है कि ताकि लोगों को रिकग्नाइज कराया जा सके कि ये हमारी देन है, दुनिया को लोगों को बताया जा सके कि हाँ भाई साहब ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हम लोगों के द्वारा दुनिया को यहाँ पर दी गई है। और ये जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, ये इसलिए भी स्टार्ट किया गया क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था 2022 के अंदर में। अभी इसको 1 साल जो है वो पूरा हो गया है। जब पहली बार यहाँ पर हम लोगों ने इसको देखा स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से हम लोगों ने मैथमेटिक्स के फील्ड में काम किया है। ऐसे ही यहाँ पर अभी हम लोगों ने यहाँ पर इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि अपने देश में खासकर जो मेजर वेदा के बारे में नॉलेज है वो लोगों तक पहुँचाने की बात कर रहे हैं। संस्कृत वेदा हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी स्कॉलर्स हैं, वो जो हिम्स हैं बेसिकली वैदिक, उनके बारे में लोगों को बताया जा रहा है। तो बेसिक पर्पज क्या है कि कैसे कैसे इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसको आगे लेकर आया जाएगा। तो जो धारा सिस्टम है ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर पूछ ले कि इंडियन नॉलेज सिस्टम किसका पार्ट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा दिल्ली के अंदर में, जो कि की एग्जीक्यूशन पार्टनर भी है, क्योंकि बात कर रहे हैं नॉलेज के, ज्ञान की, तो ज्ञान की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी आएगी यहाँ पर। तो दोनों मिलकर अवेयरनेस के प्रोग्राम यहाँ पर चला रहे हैं ताकि लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन नॉलेज को फैलाया जा सके और अपनी इंडियन जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके। एक बात बता दूं आप लोगों को, मुझे सुनकर थोड़ी सी हालांकि हैरानी हुई। एक वीडियो थी जो कि सोर्स थी, वायरल हो रही थी। एक पुलिस वाले अंकल थे जिनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो रखी थी, मतलब मुझे लग रहा है कि शायद ऐसी होगी उनकी एज ना होने में भी, मतलब 62 या फिर मतलब 62 63 के करीब उनकी एज होगी आई थिंक। ठीक है, तो या फिर उससे एक आध साल ऊपर नीचे हो सकती है। एक कैमरामैन गया, एक बेसिकली एक कोई भी आप बोल सकते हैं एक तरीके से एंकर था, उसने पूछा कि सर ये बताइए कि 26 जनवरी हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि अपना जो गणतंत्र दिवस है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और वो रिटायरमेंट की एज पर आ रहे थे अंकल, और उन्होंने बोला कि हाँ भाई नू सेलिब्रेट करें कि ऐसा लगा है मतलब जड्डा खत्म हो जा रहा है, तो नू बताने के लिए सेलिब्रेट करें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था उनका कि मतलब एक तरीके से उनको इस बात की नॉलेज ही नहीं है कि हम लोग अपने देश में गणतंत्र दिवस क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कम से कम हम लोग को पता होना चाहिए, और खासकर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको तो ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो ऐसी भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलती है। आज भी सड़कों पर अगर माइक लेकर निकल जाओ और पूछना स्टार्ट कर दो कि देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि 70 से 80% लोग जो हैं वो नहीं बता पाएंगे। ओनली वही बता पाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा अवेयर हैं आज के डेट में हमारे देश के लोग, तो ये अवेयरनेस जरूरी है। सोशल मीडिया सब चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, पता नहीं क्या क्या चलाते हैं, पर देश के बारे में नॉलेज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। बहुतों को तो हमारे फ्रीडम हमारे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर के जो लोग हैं उनके बारे में आप लोगों को नहीं, बहुत सारे लोग जो पढ़ते नहीं है उनके बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टोरी की फॉर्म में लोगों तक पहुंचानी जरूरी है, तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो बहुत ही एक सक्सेसफुल मिशन आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में जब हम लोगों ने आज़ादी प्राप्त की 1947 में, तो जो अंग्रेजों को यहाँ से भगाया, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कितने सालों का एक तरीके से एक बेड़िया थी जो हमारे पैरों में पड़ी हुई थी, उनको हम लोगों ने उखाड़ कर फेंका। तो इसलिए भी ये इनिशिएटिव जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पीआईबी ने काफ़ी तसल्ली में कवर किया है। तो क्वेश्चन पूछे जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कौन सी मिनिस्ट्री का है, कौन सी मिनिस्ट्री पार्टनरशिप में है, किस के द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या स्टार्ट किया गया, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना नहीं है, पता होना चाहिए। ओके, एक बार पॉइंट इकट्ठे कर लो कि वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या है जुडिशरी के अंदर में, किस तरीके से वुमेन आज की डेट में प्रेजेंट कर रही हैं, वुमेन का क्या क्या अचीवमेंट है जुडिशरी के अंदर में। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने एक बार कवर कर ली, टॉपिक आप लोगों का तैयार हो गया, उसके बाद में कहानी खत्म और पैसा हजम। तो ऐसे आप लोगों को चीज़ें लेके चलना आगे। ठीक है, ऑल वुमेन बेंच टू हियर मैटर्स इन सुप्रीम कोर्ट, ये काफ़ी बड़ी बात है, आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये 3rd टाइम हुआ है हिस्ट्री में अब तक, यानी कि पहले 2 बार हो चुका है, अब 3री बार हुआ है कि ऑल वुमेन बेंच बनाई गई है जो कि यहाँ पर किसी मैटर को सुनेगी। यहाँ पर
आज की डेट में हमारी कंट्री में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ जी। उनके द्वारा यहाँ पर तो जस्टिस हेमा कोहली और इसी के साथ में बीला M त्रिपाठी, इनकी अध्यक्षता में यहाँ पर एक जो बेंच बनाई गई। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है ऑल वुमेन बेंच 2013 में आप लोगों को देखने को मिली थी पहले इससे, ठीक है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर पर्सनैलिटी थी। अभी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि गिनी चुनी उंगलियों पर आप लोग गिन लोगे जब ऑल वुमेन बेंच के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो ये GS पेपर 1 सोसाइटी में वुमेन के बारे में, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में, और GS पेपर 2 जो पॉलिटी वाला सेक्शन होता है, दोनों जगह आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर करके चल सकते हो। व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द जुडिशरी, अगर इसके ऊपर आप लोगों से कुछ पूछा जाए तो वो मैं चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर कई सारी बताने वाला हूँ। 70 साल की हिस्ट्री में, हालांकि 75 साल बोलना चाहिए, अब तो 70 साल बोला गया, फिर भी चलो कोई नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वुमेन जो है वो कोई सिग्निफिकेंस इंप्रूव नहीं हुई है कि पहले बहुत बुरी थी अब बहुत अच्छी हो गई है। ओनली 11 जज ऐसी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जिनको जगह मिली है। और सबसे बुरी बात तो यह है कि हम लोगों ने किसी भी महिला को ऐसा नहीं समझा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सके। ये काफ़ी बड़ी बात है। हाई कोर्ट में अगर महिलाओं को देखोगे तो टोटल 680 के करीब जो जजेस हैं उनमें से ओनली 83 आप लोगों को यहाँ पर वुमेन देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है 33% होनी चाहिए। कहाँ पर? ये होनी चाहिए हमारी पार्लियामेंट के अंदर में। भाई साहब 2008 से ये मैटर जो है पार्लियामेंट के अंदर में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो हमारे पॉलिटिशियन उनको जगह देने के लिए तैयार नहीं है वहाँ पर पार्लियामेंट में। तो यहाँ से आप लोग समझिए 30% सबॉर्डिनेट जज है फीमेल ओनली। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि बहुत काम करना बाकी है इस फील्ड में महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। आज की डेट में आप लोगों को 3 वुमेन देखने को मिलेगी टॉप कोर्ट के अंदर में। यहाँ पर एक का नाम है यहाँ पर जस्टिस जो है मूर्ति कोहली, ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कोहली आप लोग याद रखिएगा, न्यायमूर्ति कोहली, ठीक है, जस्टिस कोहली। इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर BV जो नगरत्ना, इसी के साथ में त्रिवेदी। तो ये 3 वुमेन हैं जो आज की डेट में देखने को मिलता है। और अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 27 में। तो यानी कि अभी भी यहाँ पर 5 साल बाद बाकी हैं। अभी भी यहाँ पर तब जाकर हम लोग को पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। तो इसके ऊपर काम करना बाकी है। अभी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों के लिए ये है कि हमारे संविधान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पावर होती है कि वो जो है बेंच क्रिएट करे कि ये बेंच जो है वो कौन सा मैटर सुनेगी। और ये पावर इनको मिली है आर्टिकल 145 के तहत, यानी कि आर्टिकल 145 के तहत। तो उस आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है जब कोई बेंच बनाई जाती है। याद रखिए, खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच जो है 2013 में सेटअप की गई। आज तो कुछ हदी हो गई यार, क्या हो गया ऐसा। दूसरी आप लोगों को 2018 में देखने को मिलेगी। और तीसरी अभी जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है वो है 2022 में। तो अगर पूछे कोई आप लोगों से कि हिस्ट्री में बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो गिनी चुनी कुछ तिथि हैं, कुछ ईयर हैं जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। ओके, अगर कोई आप लोगों से पूछ बैठे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर में जुडिशरी में वुमेन आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है, और मैं तो ये बोलूँगा ये यहाँ पर जुडिशरी की बात नहीं की जा रही है ओनली, आप लोग इसको डिफेंस में भी काउंट कर सकते हैं। डिफेंस में भी आप लोगों को सेम पैटर्न देखने को मिलेगा। या फिर हर उस एरिया के बारे में यहाँ से कुछ पूछा जाए तो जहाँ पर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है, ये रीज़न वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल पॉइंट है जो कि हर एक जगह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पुरुष प्रधान देश, पैट्रियार्कल सोसाइटी, हमारे समाज में ये माना जाता है कि महिलाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि घर का काम देखे, बच्चे पैदा करे, वो सारी चीज़ें। उससे फालतू हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि हम लोगों ने महिलाओं को इस रोल में देखा नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले की दुनिया देखेंगे ना, तो बिल्कुल डिफरेंट दुनिया थी। पर लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड में इतने सारे लोगों की जान गई जिसकी कुछ हद नहीं है। तो महिलाओं को घर से बाहर आना पड़ा काम करने के लिए, अपने घरों को चलाने के लिए, वरना पॉसिबल ही नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो पाती। क्योंकि जब घर में कोई मर्द रहा नहीं कमाने वाला, महिला बची हैं, तो फिर यहाँ पर महिलाओं को बाहर आना पड़ा। तब जाकर महिलाओं के लिए जो है वो द्वार खुलने स्टार्ट हुए।
देखा होगा ना आप लोगों ने कि हर एक जो लाइफ में दिक्कत होती है वो एक नई संभावनाएं लेकर आती है, नई अपॉर्चुनिटी देती है। कोरोना के टाइम पर भी बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें सामने निकल कर आई जो कभी लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं सारी चीज़ें। यानी कि इंसान की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आती है वो इंसान को ज़्यादा सहनशील और ज़्यादा अच्छे से प्रॉब्लम को हैंडल करने की क्षमता भी देकर जाती है, अगर वो उस प्रॉब्लम के नीचे दबे ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी दिक्कत आए अपने आप को संभालना है। कोलेजियम सिस्टम ये एक वो सिस्टम है जो कि हमारे देश में जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। इसको ये माना जाता है कि ये एक ओपेक सिस्टम है। ओपेक का मतलब यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चीज़ें जो हैं वो खुली हुई नहीं है, यानी कि अंदर क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता है दीवार के पीछे, बस सामने रिजल्ट दिख जाता है कि ऐसा कुछ हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूपीएससी आप लोगों के साथ में करती है, वो किस बेसिस पर आप लोगों के आंसर का एनालिसिस करती है इसके बारे में यूपीएससी बताने के लिए तैयार ही नहीं होती कभी भी। तो सेम पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कोई रिजर्वेशन ही नहीं है जुडिशरी के अंदर में वुमेन की, ये आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। ये नेक्स्ट, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक साइड में फैमिली और एक साइड में जो है काम। एक महिला को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, एक महिला अगर काम कर रही है तो भी परिवार को साथ में लेकर चल रही है, पर एक पुरुष अगर काम कर रहा है तो बस वो काम ही कर रहा है, उसकी फैमिली के लिए जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ना के बराबर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी बड़ा सोसाइटी के अंदर में आप लोगों को एक ढांचा देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मुकदमेबाजी में पर्याप्त महिलाओं का न्याय भी होना, यानी कि जिस एरिया में कोई महिला नहीं है दूसरी महिला उस एरिया में जाने से कतराती है कि लोग क्या कहेंगे, उन्हें क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाली बात है। कई जगह तो ये भी माना जाता है कि अनकंफर्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो महिलाओं को देखने को यहाँ पर मिलता है। कई बार आप लोग देखते हैं ना हमारे देश में स्कूलों के अंदर में, खासकर वॉशरूम के बारे में बात करें, वो दिक्कतें आप लोग यहाँ पर निकल कर आती हैं कि लड़के और लड़कियों का वॉशरूम कई जगह स्कूल में एक देखने को मिलता है। ऐसे अभी भी कई जगह सिचुएशन है। हालांकि स्वच्छ भारत मिशन चला तो चीज़ें थोड़ी सुधरी, पर लेकिन इतनी नहीं सुधर गई कि आप लोग ये बोलने लगो वाह क्या सुधर गई है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो अगर वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाती है तो क्या क्या चेंज यहाँ पर हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, कोरोना के टाइम पर वो देश, जिस देश में महिला जो थी वो लीडर थी, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पर थी, वो कोरोना के साथ में सबसे शानदार तरीके से लड़ पाए। ये खुद कई सारी रिपोर्ट ने बताया, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये खुद ऐसी ऐसी जो है सामने बातें निकल कर आई। तो ये माना जाता है कि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में अगर वुमेन आएंगी तो चीज़ें बहुत लार्ज स्केल पर आप लोग को इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। काफ़ी हद तक चीज़ों के अंदर में सुधार होगा अगर महिला यहाँ पर आएंगी। डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव मिलेगा। एक महिला के रिलेटेड अगर कोई केस आता है, उस केस को कोई पुरुष सुन रहा है, सोचो कि उस केस को अगर कोई महिला सुने। कोई केस ऐसा आ गया जहां पर रेप के बारे में बात की जा रही है, सेक्सुअल असोल्ट के बारे में बात की जा रही है, पुरुष तो करने वाला है ना ये हरकतें, और महिला के साथ में हो रही है, तो एक महिला जज अगर होगी तो वो उसको बेहतर तरीके से समझेगी, या एक पुरुष जज होगा वो बेहतर तरीके से समझेगा। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, जो चीज़ हमारे लिए कई बार जो पुरुष होते हैं मायने नहीं रखती है, महिलाओं के लिए बहुत मायने रखती है, ठीक है। आप लोग कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी यहाँ पर सोसाइटी में। हमको फर्क नहीं पड़ता है कि पीरियड साइकिल चल रही है, अगर कोई महिला असहज फील कर रही है तो उसको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करा दे, उसको और गलत तरीके से समाज में देखा जाता है। मूवी भी देखिए आप लोगों ने, अब तो मूवी बन चुकी है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पैडमैन मूवी यही सी चीज़ को दिखा रही है, कितने नेगेटिव तरीके से हम लोग उसको देखते हैं। तो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ताकि यहाँ पर अगर कल को कोई ऐसी वुमेन बच्चे को जन्म दे चुकी है, बच्चे को दूध पिलाना, तो पब्लिक प्लेस में बैठकर अनकंफर्टेबल फील करेगी। क्या क्रैच की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए? क्रैच की फैसिलिटी बोल तो दिया है कानून में, पर लेकिन कितने ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस है जहाँ पर क्रैच की फैसिलिटी रहती है कि जहाँ पर महिला जो है बीच बीच में जाकर अपने बच्चे को दूध पिला सके। क्या ऐसी फैसिलिटी कोई है? तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ऐसी नहीं है, तो उसके ऊपर काम करना जरूरी है, तो महिला ज़्यादा बैलेंस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लेकर चल पाएगी। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना, सूक्ष्म तरीके से अलग अलग डायमेंशन में, और कोर्ट के अंदर में पावरफुल सिग्नल जाएगा। खासकर अगर बात करें कि किस तरीके से न्याय का सहारा लेकर हम लोग एक संकेत ऐसा देंगे कि अगर सही तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो लोग जो है न्याय के ऊपर ट्रस्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि तुम पहले अपने आप को सुधारो तब आकर हमको सुनाना, तो वो वाली चीज़ें हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे महात्मा गांधी जी, अगर उनको कुछ भी लाइफ चेंज करना होता था तो पहले अपनी लाइफ में वो चेंज करते थे, तब दूसरों को बोला करते थे। तो वही पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कोर्ट बोलने लगे कि सोसाइटी में इनइक्वलिटी को खत्म करो, सोसाइटी में वुमेन इंपावरमेंट करो। कोई बोल देगा मुंह उठा के, पहले अपने अंदर का तो वुमेन इंपावरमेंट खत्म कर लो, पहले अपने अंदर तो इनइक्वलिटी को खत्म कर लो। तो कोर्ट को उसी के ऊपर काम करना जो है कोर्ट ने अभी स्टार्ट किया है। तो ये रियलिटी है। तो इससे एक सोसाइटी में पॉजिटिव आप लोगों को एंगल जो है वो जाता हुआ यहाँ पर नजर आएगा।
अब जो डेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट से स्टेट वाइज भी आप लोगों को वेरी होता हुआ नजर आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, हाई कोर्ट के बारे में बात करें, बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, गुजरात, इलाहाबाद या फिर ऑल 24 जो हाई कोर्ट है। हालांकि आज की डेट में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो आप लोगों को 25 देखने को मिल रही है, ना कि 24, पर फिर भी ये डेटा बस आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को यहाँ पर है। तो टोटल स्ट्रेंथ अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी, अभी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं, पर लेकिन इन रियलिटी जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग देखोगे तो वो एक अलग ही लेवल पर है। तो यहाँ पर वुमेन की स्ट्रेंथ कितनी है इनके अंदर अगर आप लोग देखोगे, डेटा थोड़ा पुराना है मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज के डेट में जजों की संख्या जो है वो 34 आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो टोटल स्ट्रेंथ और यहाँ पर कितनी महिलाएं, तो उसमें डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक डेटा है, हालांकि थोड़ा पुराना है, पर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है डेटा, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सको कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। अलग अलग राज्य में अलग अलग तरीके से आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो नजर आएंगी। अभी रिसेंटली अगर बात करें, सिक्किम जो था वो हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन था, जहां पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा 50% एक महिला जज, तो एक मेल, एक पुरुष और एक महिला, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। दिल्ली विद वुमेन चीफ जस्टिस आप लोगों को देखने को मिली थी, सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन 28% विद 10 जो वुमेन जज आप लोगों को यहाँ पर नजर आई। तो कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे नॉर्मली बिहार की इमेज जो है लोगों की नज़रों में खराब रहती है कि बिहार जो है डेवलप नहीं है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है, पर अगर यकीन नहीं मानोगे, पंचायती राज सिस्टम में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन बिहार के अंदर में सबसे बेहतरीन है। तो ये समझ सकते हैं। तो इसके ऊपर काम करने की बात यहाँ पर की जा रही है, और जो कि जरूरी भी है। अगर काम नहीं हो तो फिर यहाँ से दिक्कतें निकल कर आनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये मैंने आप लोग को अपने देश के अंदर की कहानी सुनाई। अगर सेम पैटर्न आप लोग दुनिया में देखोगे वुमेन की रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर में, तो आप लोग को अलग कहानी नजर आएगी। कनाडा टॉप पर है, 9 जज में से 4 जज जो हैं आप लोग को महिला देखने को मिलेगी। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, यानी कि 16 जज में से 7 आप लोग को महिला देखने को मिलेगी। फ्रांस तीसरे नंबर पर है, 10 में से 4 जज। नॉर्वे 20 में से 7, यूनाइटेड स्टेट 9 में से 3, इटली 15 में से 3, ब्राजील 11 में से 2, यहाँ पर रसिया 19 में से 3। यानी कि ये आप लोग यहाँ पर कंडीशन समझ सकते हैं, यानी कि घटती घटती चीज़ें यहाँ पर आ रही है। वुमेन रिप्रेजेंटेशन कितनी है हमारे देश में अगर बात करें, थोड़ा पुराना डेटा है फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर आप लोग जाएंगे तो 34 में से 3 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन है आज की डेट में। तो इनको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से सिचुएशन अगर नहीं सुधरेगी तो फिर यहाँ पर अगर तुम खुद ही चीज़ें नहीं सुधार पा रहे हो तो कैसे यहाँ पर चीज़ें चलेगा। इवन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि यहाँ पर पापा माना जाता है इन सब चीज़ों का, उसके अंदर भी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक यूपीएससी को लेगा कि यूपीएससी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस। तो खुद यहाँ पर चर्चा के लिए क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि यूपीएससी भी चाहता है कि इसके बारे में चर्चा हो समाज के अंदर में, तो उसने भी यहाँ पर एक क्वेश्चन रख दिया। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें आप लोगों को चूज करना है कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बोला गया कि रीजन देना है कि लो वुमेन रिप्रेजेंटेशन, ओपेक कोलोजियम सिस्टम, नो वुमेन रिजर्वेशन, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंश्योर जो यहाँ पर एनफ वुमेन इन लिटिगेशन। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही से पढ़िए और आंसर बताइए। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज किया गया है, यहाँ पर एनफ लगा दिया गया है, जबकि क्या था यहाँ पर नोट एनफ, यानी कि कम है। जहाँ लोग कम होंगे वहीं पर तो लोग इससे शर्माएंगे कि पता नहीं यार क्या होगा यहाँ पर, है ना। कहीं पर खंडर कोई पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, कोई पहली बार जाके लगेगा यार पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, भूत प्रेत का शायद तो नहीं है कुछ, तो इंसान कदम ही नहीं रखेगा वहाँ पर। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों को महिलाओं को देखने को मिलती है। जिस एरिया में महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन कम है वहाँ पर महिलाएं कदम रखने से कतराती हैं। तो ये फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। एक और क्वेश्चन है बड़ा ही बेहतरीन सा, इसके ऊपर बोला जा रहा है किसके बारे में, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि स्टेट ऑफ वुमेन इन जो जुडिशरी के अंदर में ओनली 11 वुमेन जज एक तरीके से ऑन सुप्रीम कोर्ट। अगर बात करें जब से कोर्ट यहाँ पर एक तरीके से पिक्चर में आया, नो वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहली स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोलती है। दूसरा बोला गया यहाँ पर जस्टिस जो नागरत्नन है वो हमारे देश की पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगी 2027 में,
ये दूसरी स्टेटमेंट बोला गया। तीसरा बोला गया कि फर्स्ट ऑल वुमेन बेंच जो है वो सेटअप की गई थी 2013 में, ठीक है, जिसमें यहाँ पर तीनों की तीनों जो, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट जो वुमेन जज बेंच बनी उसमें कौन कौन सी जो महिला जज थी, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जिनका नाम था ज्ञान सुधा मिश्रा, इसी के साथ में यहाँ पर रंजन प्रकाश देसाई। तो ये वुमेन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये पहली ऐसी बेंच थी जिसमें महिला थी दोनों की दोनों, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन। तो आंसर क्या है? आंसर है ऑल 3। तो यानी कि सही आंसर आप लोग को यहाँ पर सी देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग दे सकते हैं। अब आप लोगों से कोई पूछे ना कि ये टॉपिक पढ़ा दो हम लोग को, तो आप लोग आसानी से टॉपिक पढ़ा सकते हो। यहाँ पर ये सारी बातें एक एक कर आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो बताना कहीं पर डाउट हो और अपना फीडबैक दिया करो जहाँ पर भी डाउट हो, ताकि उसको आगे आने वाले टाइम में सुधारा जा सके, ठीक है। वैसे तो किसी देश के साथ में हमारे रिलेशन कैसे हैं उसको हम लोग कई तरीके से देख सकते हैं, पर एक नया एंगल आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में पार्टनरशिप का, और वो भी किसको लेकर? काजीरंगा को लेकर। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो इन्वायरमेंट को लेकर भी आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री के साथ में हम लोग यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। और इस सबसे बड़ी बात ये है, ये क्वेश्चन बनेगा अब आप लोगों से, और बात चल रही है 2014 से, तो काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है यहाँ पर, जिसको काजीरंगा प्रोजेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। यानी कि काजीरंगा प्रोजेक्ट में 2014 में चीज़ें स्टार्ट हुई थी और 2024 तक का आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। इसमें जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो फंड देगी 80 जो मिलियन यूरो, ठीक है। याद रखिएगा, हमारे जो रुपये का सिंबल है वो आप लोगों को ये देखने को मिलता है, डॉलर का सिंबल आप लोगों को ये देखने को मिलता है, यूरो का सिंबल है यहाँ पर ये ई को बीच में से 2 डंडे कट कर दे जब यहाँ पर, तो ये यूरो का सिंबल जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है यहाँ पर। तो ये एक तरीके से हमारी करेंसी से आप लोगों को बड़ी करेंसी देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर 10 साल के लिए देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए तो काजीरंगा जो प्रोजेक्ट है ये आसाम प्रोजेक्ट जो कि फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्वेशन है उसका पार्ट है। और एजेंसी कौन सी यहाँ पर? ये है यहाँ पर एजेंसी जिसका नाम है यहाँ पर फ्रांसिया डेवलपमेंट। तो ये में एक तरीके से फ्रांस भाषा में ये नाम लिखा रहता है, शॉर्ट फॉर्म में AFD आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। काजीरंगा आसाम के अंदर में इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। क्यों? क्योंकि काजीरंगा में डेवलपमेंट के बारे में पहले भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी और पढ़ी होगी कि काजीरंगा कितना महत्वपूर्ण है, खासकर राइनोज को लेकर, नेशनल पार्क को लेकर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को लेकर, बर्ड की लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर में आप लोगों में बताऊंगा अभी, जो कि आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे। और रिसेंटली काजीरंगा किस लिए न्यूज़ में था ये मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मतलब काजीरंगा नहीं, आसाम किस लिए न्यूज़ में था? क्योंकि आसाम के अंदर में 2021 में 6ठा और 7वां नेशनल पार्क यहाँ पर मिला, जिसको यहाँ पर रायमोना नेशनल पार्क और इसी के साथ में दियांग पटकई नेशनल पार्क का नाम हम लोगों ने दिया। तो टोटल मिलाकर 7 नेशनल पार्क जो हैं वो आसाम के अंदर में आज की डेट में हो चुके हैं, जिसमें से एक आप लोगों को काजीरंगा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर एरिया हो जाता है। सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव एरिया ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर में, फ्लड प्लेन के अंदर में काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या मतलब है? ब्रह्मपुत्रा वैली के अंदर में सबसे बड़ा यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक अशांत, जो एक तरीके से ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ भी आप लोगों को घूमती हुई टहलती हुई नजर आएंगी। ये डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1974 में, और इसको यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया 2007 में। और सबसे ज़्यादा आप लोगों को एरिया यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ टाइगर। काजीरंगा जो प्रोटेक्टेड एरिया है वर्ल्ड में, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर प्रोटेक्ट भी किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको यहाँ पर बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया बोला गया है भाई साहब, देख लेना। जो यहाँ पर ये सेंचुरी है ये होस्ट करती है 2/3 ऑफ द वर्ल्ड जो ग्रेटेस्ट वन हॉर्न राइनोज है उनको। और इसके बारे में बात करें तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हाईएस्ट जो आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर वन हॉर्न राइनोज, इसके अंदर आप लोगों को नजर आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। किसके बाद में यहाँ पर जो आप लोगों को देख काजीरंगा नेशनल पार्क और इनको दोनों को आप लोग समझ सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन सकते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखने में कई बार आप लोग कंफ्यूजन में डाला जा सकता है। यहाँ पर डेंसिटी के बारे में बात की जा रही है कि इतने एरिया में कितने जो बेसिकली यहाँ पर राइनोज रहते हैं, तो कम एरिया में बहुत ज़्यादा राइनोज रहते हैं, ठीक है। तो उसकी बात की जा रही है, वो है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पर वैसे बात करोगे सबसे ज़्यादा राइनोज कहाँ पर है, तो वह है काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें
अगर सबसे ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर ये कि 14 यहाँ पर इनकी स्पीसीज पाई जाती है, 9 आप लोगों को काजीरंगा के अंदर देखने को मिल जाती है। तो ये यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग समझ सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ये छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन आप लोगों से यहाँ से बड़े ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नेशनल पार्क और रिवर फ्लोइंग थ्रू द नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया। जैसे यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, साइलेंट वैली। तो कौन सी रिवर जो है वो यहाँ से होकर गुजर रही है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में बोला गया गंगा रिवर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में मानस रिवर, साइलेंट वैली नेशनल पार्क में कावेरी रिवर। तो सही आंसर क्या है? यूपीएससी ने 2013 में क्वेश्चन पूछा आप लोगों से, बोला गया कि 1 2 2 1 2 3 1 3 और नन। तो सही आंसर क्या है अगर आप लोगों से पूछा जाए? तो सही आंसर है यहाँ पर डी। मतलब क्या है? जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, डी सही आंसर है यहाँ पर। इसका मतलब कोई भी सही मैच नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, कोई सही मैच नहीं कर रहा है, मैच सही कर रहा है। काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस रिवर होकर गुजरती है। तो फिर ये आप गलत क्यों बोल रहे हैं सारे आंसर? क्योंकि ओनली 2 को लेकर कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 को लेकर कोई ऑप्शन बनाया गया हो। तो कभी कभी यूपीएससी ऐसे भी खेलती है आप लोगों से, ठीक है। ये सही मिला हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा जो ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना यहाँ पर, जो इसमें बोला गया कि ये गंगा है, तो गंगा रिवर नहीं है यहाँ पर। कंफ्यूजन में आप लोगों को डाला जा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वो राम गंगा है ना कि गंगा, जो ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। और साइलेंट वैली ये यहाँ पर कहाँ, और ये कावेरी ये कहाँ पर, ये सारी बिल्कुल अलग चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पर आंसर डी हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इस तरीके से यूपीएससी आप लोगों के साथ में खिलवाड़ करती है। एक और क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कितने अच्छे से आप लोगों ने ये सुना है। तो कौन बनेगा करोड़पति खेलता हूं आप लोगों के साथ में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो कंप्यूटर जी ऑप्शन दिखा जाए। काजीरंगा बोला गया कि होम है यहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द टाइगर अमंग द प्रोटेक्टेड एरिया इन द वर्ल्ड। दूसरा बोला गया यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा बोला गया रिकॉग्नाइज किया गया इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर बर्ड। इसी के साथ में यहाँ पर ये फर्स्ट डिक्लेयर किया गया टाइगर रिजर्व और कन्वर्ट किया गया नेशनल पार्क में। सही आंसर यहाँ पर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, यहाँ पर ओनली 3 या फिर ऑल 3, ऑल ऑफ द अबव। तो ये बताना है A B C या फिर D सही आंसर क्या है। बड़ा ही मासूम सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। इसमें ये आप लोग समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन भी है। बोला गया कि इट वाज डिक्लेयर एज ए टाइगर रिजर्व और देन कन्वर्टेड नेशनल पार्क। नहीं, अपोजिट है यहाँ पर ये। और ऐसी स्टेटमेंट अक्सर यूपीएससी आप लोगों को अपोजिट देता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर सी हो गया, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है ना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले से पूछे जाते हैं, ये मैच करने के लिए आ जाते हैं स्टेट पीसीएस के अंदर भी आप लोगों के लिए। तो इनको थोड़ा सा याद रखोगे तो ये फैक्ट्स एंड फिगर होती हैं कई बार, जो कि आप लोग का एक क्वेश्चन आराम से कनेक्ट करा जाती हैं। ओके, डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है पर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, जो कि आप लोगों को बहुत सारी बातें सिखा के जाने वाला है। बात की जा रही है यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल जो फोर्स, एक तरीके से फोर्स किया गया जिनको डिस्प्लेस होने के लिए, वो 100 मिलियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि 100 मिलियन, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर बताई गई है। मतलब इतने सारे लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस होकर गए हैं, ये यहाँ पर डेटा है। समझने के लिए अगर मैं इसको डेटा को वैसे बताऊं कि 100 मिलियन का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा 1 मिलियन में 10 लाख आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे तो आप लोगों ने बोल दिया कितना, आप लोगों ने बोला यहाँ पर कितना, ये 1 मिलियन में हो गया, तो 10 में कितने हो गए, 10 मिलियन में हो गए 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। और यहाँ पर एक और जीरो लगा दो इसके अंदर, 100 मिलियन में कितने हो गए, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 करोड़। तो 10 करोड़ लोग जो हैं वो इधर से उधर चले गए। अच्छा, आप लोगों को बोला जाए अपना एरिया छोड़कर कहीं और जाना है, तो वो कौन सा रीजन हो सकता है जिसके ऊपर आप लोग मान सकते हैं कि हाँ अपना एरिया छोड़ के जा सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर कोई बोले कि आप लोग को अपना एरिया छोड़ के जाना है, वैसे तो कोई नहीं बोलेगा, कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं भाई साहब हमको छोड़ के जाना है, जहाँ पर है हम लोग कंफर्टेबल जोन में है। पर फिर भी क्या रीज़न हो सकते हैं, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो 2 काफ़ी बड़े रीज़न होते हैं, खासकर लड़कों के लिए अलग है, लड़कियों के लिए अलग है। लड़कों के लिए क्या होगा, या तो उसको एजुकेशन चाहिए या उसको जॉब चाहिए। ये 2 बहुत बड़े रीज़न हैं जिसमें लड़के जो हैं वो अपना एरिया छोड़कर जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पर वो नॉर्मली, अगर ये अपनी मर्जी से जाने वाली बात होगी, या फिर कहीं पर साइक्लोन आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं पर युद्ध हो गया, वो अलग अलग रीज़न है। कॉन्फ्लिक्ट, इन्वायरमेंट और पता नहीं क्या क्या रीज़न फिर आ जाते हैं, वो एक अलग रीज़न है। पर अपनी मर्जी से ये 2 रीज़न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फीमेल यानी कि महिला के बारे में। ये 2 तो है ही हैं उनके साथ में, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया और ये जॉब हो गया। पर लेकिन इसके साथ में एक और काफ़ी बड़ा उनके लिए रीज़न एड होता है, वो है उनकी मैरिज यानी कि शादी। और सबसे ज़्यादा लड़कियां जो हमारे देश में डिस्प्लेस होती है
वो होती है मैरिज यानी कि शादी की वजह से। ये काफ़ी एक खतरनाक फैक्ट है यहाँ पर, जो लड़के और लड़कियों में एक डिफरेंस बताता हुआ आप लोगों को नजर आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो जीएस पेपर 2 के अंदर में जो रिपोर्ट वाला सेक्शन है वहां पर आप लोगों से पूछा सकता है कि टर्निंग द टाइड ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट ए डेवलपमेंट अप्रोच टू द सॉल्यूशन किसके द्वारा पब्लिश की गई? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा यहां पर ये प्रस्तुत की गई है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें यहां पर अगर बात करें एट द एंड ऑफ 2021 यानी कि 2021 के एंड में 59 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो फोर्सफुली डिस्प्लेस हो गए। क्यों? उसके पीछे कई सारे रीजन थे, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं यूक्रेन में और रशिया के बीच में लड़ाई होगी, कितने सारे हमारे लोग जो हैं वो यूक्रेन को छोड़कर वापस आए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको कभी अभी एडमिशन भी नहीं मिला है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए बिहार में बाढ़ आ गई, कितने सारे लोगों को इधर से उधर करना पड़ गया जरा सी देर में। कहीं पर साइक्लोन आ गया, कहीं पर ज्वालामुखी फट गया, कहीं पर आप लोगों को वॉयलेंस यानी कि लड़ाई तो बताई थी, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट, डिजास्टर, किसी भी तरह का क्लाइमेट डिजास्टर आ गया। कोस्टल एरिया में लोगों को इसलिए जाना पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पानी की जो है एक तरीके से जो एक नहीं पानी ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर बात करें, ये सबसे बड़ी बात है, बिफोर द वॉर इन यूक्रेन 6.5 मिलियन जो लोग हैं वो एस्टिमेटेड थे कि इंटरनली डिस्प्लेस हो रहे थे। यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा है अभी यहाँ पर। और ये जो संख्या है ना, जो मैंने अभी कितना बताया आप लोगों को 100 मिलियन बताया है, ये आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि मोर देन 216 मिलियन ये होने वाली है, जो कि अपनी ही कंट्री में लोग जो है वो मूव करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे अलग अलग रीजन की वजह से। ये यहाँ पर ये रिपोर्ट बताती है। तो यानी कि आने वाले टाइम में और दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती है कि लोग जो हैं आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते हैं। जो मूव करते हैं ना, 30% तो लोग वो हैं जो कि अपनी लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपनी जॉब के लिए करते हैं। 24% लोग वो जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में वो इधर उधर यहाँ पर मूव करते हुए नजर आते हैं कि इधर मिल जाए या उधर मिल जाए। तो काफ़ी बड़ी बात है यहाँ पर ये, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग समझ सकते हैं कि एक तरीके से सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि अगर एक इंसान अपने देश में, मतलब अपने देश में क्या, अपने एरिया में जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर 50,000 रुपये कमा रहा है, ठीक है, पर लेकिन फोर्सफुली उसको कहीं पर जाना पड़ गया और वहाँ पर जाकर रहना पड़ गया लड़ाई की वजह से, तो फिर वहाँ पर उसको कम सैलरी मिल रही है जितनी उसको पहले अपने एरिया में मिला करती थी। ये सारी बातें इस रिपोर्ट के अंदर में एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगी। और इसकी वजह से जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर प्लान करते हैं, वहाँ पर जाकर अपना घर बनाना, रहना, खाना पीना, वहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करना, कॉन्फ्लिक्ट में से अपनी जान बचाकर भागना, ऑल ओवर वर्ल्ड में 21.5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है दुनिया को। ये समझ सकते हैं आप लोग। यहाँ पर जब यहाँ पर श्रीलंका डूब रहा था, उसके अकाउंट में ओनली 7 या 8 बिलियन बढ़े हुए थे, ठीक है, और उस पर भी वो सर्वाइव कर रहा था। अगर उसको कोई 21 बिलियन दे देता ना तो उसकी अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती फिर से। ये समझ सकते हैं आप लोग। मैक्सिमम लोग कौन से हैं? जो कि सहारा और सब सहारा यानी कि अफ्रीका वाले रीजन में, मिडिल ईस्ट वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्थ अफ्रीका वाले रीजन में। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक रीजन है जहाँ पर लोग कई बार मिट्टी की रोटियां तक खाते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर काम नहीं किया गया तो कैसे सुधरेगा? सब सहारा अफ्रीका जो है ना, मिडिल ईस्ट और ये सारे, ये इतने गरीब देश हैं कि कोविड-19 के टाइम पर इनको प्रॉपर दवाइयों तक नहीं मिली है और लोगों ने 3-3 डोज लगवा ली है, ठीक है। आप लोगों में से भी है किसी ने 3 डोज लगवाए हैं? मैंने तो भाई साहब 2 ही लगवाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ प्रॉपर आप लोगों को एक तरीके से एक्सेप्टेंस देखने को मिलेगा कि लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं जब वो डिस्प्लेस होकर आ गए। कई जगह तो लोग जो है वहाँ पर उनसे चिढ़ने लगते हैं और उनको मारने लगते हैं। ऐसी भी कंडीशन देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर एक तरीके से पॉलिसीज नहीं है कई सारे देश की। हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम बोलते हैं हम लोग कि हम पूरी दुनिया जो है एक एक संसार है, पर इन रियलिटी जब आप लोग देखोगे ना, हम लोग भी किसी को एक्सेप्ट करते हैं, इनके लिए हम लोगों ने पॉलिसी नहीं बना रखी है अपने देश के अंदर में। बहुत सारे रीजन है उसके लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर में यहाँ पर ये लिखी हुई है, जो भी बातें मैंने बताई हैं। तो कोई कन्फ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जब बात करोगे ना आप लोग, यहाँ पर चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो गरीबी होती है, भुखमरी होती है, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, ये जेंडर इक्वलिटी, ये सारी आप लोगों को यहाँ पर इम्पैक्टेड होती हुई नजर आएगी। यानी कि इंसान और ज़्यादा गरीब होगा, हेल्थ और ज़्यादा खराब होगी, कहीं से कहीं जाकर रहने लगेगा। वेल बीइंग की तो बात आप लोग दूर ही रखो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो सिचुएशन जो है बहुत ही ज़्यादा खराब होती है आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगी। क्लीन वाटर मिलेगा, जैसे तैसे पीने का पानी मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो ये समझ सकते हैं आप लोग।
तो क्या ये इस तरीके से इसको देखा जाए तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है यहाँ पर, इसके लिए क्या काम किया जाए? तो बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में आप लोगों से बातें करता हूँ। जैसे 5 की पाथवे दे रखे हैं डेवलपमेंट ऑफ द सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया गया है। सबसे पहले तो जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रेंथन करने पड़ेंगे कि कल को कोई ऐसा आता है, जैसे जर्मनी के अंदर में जो वहाँ पर चांसलर थी, उन्होंने बाकायदा उसके लिए पॉलिसी बनाई और उनको एक्सेप्ट किया, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन यहाँ पर जॉब या सर्विस के लिए कैसे उसको इन्हेंस करना है, और इस सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना पड़ेगा। और एक सोसाइटी में जिसमें हम लोग रहते हैं ना, तब तक वहाँ पर उनको एक तरीके से उनको इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। एक सोसाइटी के अंदर में एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी ढंग से, तब तक चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी बात है। सबसे पहले उनको एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, तब जाकर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होगी। एक इंसान जब अपना एरिया छोड़कर किसी और एरिया में जाता है तो वहाँ पर सबसे बड़ा जो दिक्कत होती है आप लोगों को घर, एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी और जॉब, ये 5 ऐसे एरिया हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालते हुए नजर आते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ा जो एरिया है अगर आप लोग इसको नापोगे वो है हेल्थ। सबसे ज़्यादा खराब हेल्थ होती है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा खतरनाक जो चीज़ है वो है लोगों को जॉब नहीं मिल पाती है। तीसरे नंबर पर रहने सहने की दुनियादारी नहीं मिल पाती है। चौथे नंबर पर सिक्योरिटी को तो दूर दूर तक बात ही मत कीजिए। और एजुकेशन के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है, सोचता है कि जैसे तैसे जिंदा रह जाए इंसान। भाई साहब ऐसी कंडीशन है। जब म्यांमार में से रोहिंग्या कम्युनिटी भागी थी ना, उस टाइम पर भाई साहब जैसे तैसे भाग रहे थे वो, कैसे कैसे जान बचाकर ऐसी ऐसी वीडियो सामने आई थी कि इंसान रो दे उनको देखकर। प्रेग्नेंट वुमेन बच्चे को लेके भाग रही है, बुजुर्ग को वो कंधे पर उठा उठा के भाग रहे हैं। ये सिचुएशन देखने को मिलती है आप लोगों को। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ यहाँ पर नजर आती है। और एक जगह से दूसरी जगह पर जाएं तो इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। एक वुमेन अगर जा रही है और एक मैन जा रहा है, उसमें क्या डिफरेंस है? अगर होस्ट कंट्री में है तो 86% मान लीजिए इनकम, यहाँ पर अगर कहीं पर और जाएगा तो 69। वुमेन की वैसे ही कम होती है और ज़्यादा कम हो जाती है यहाँ पर। तो वुमेन पर यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रहती है कि एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांस भी ना रहे, ऐसी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। ये सारी कथा जो मैंने सुनाई इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके ऊपर काम करना है, वरना कंडीशन जो है वो बिगड़ती हुई नजर आएगी। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, जो कि कल को चलकर आप लोगों से क्वेश्चन भी अगर कोई पूछने लगे तो। वैसे लगानी थी ऑर्गेनाइजेशन UNDP और लग गई UNEP, ठीक है। तो UNDP जो है पहले भी कई बार पढ़ा रखी है वैसे, तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, उसको जाकर आप लोगों को पढ़ना है। 2 ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे। UNEP मैं बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी और डिफरेंट है यहाँ पर अगर बात करें। UNEP जो है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट, ये 5 जून 1972 में बनाई गई। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया था आप लोग बताना। हेडक्वार्टर इसका कीनिया जो नैरोबी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर जो फंक्शन है उसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और मेजर रिपोर्ट जो है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन कोई पूछ ले डायरेक्ट आप लोगों से, जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ ले, या फिर एडेप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में। ये वो रिपोर्ट है जो कि यहाँ पर इसके द्वारा पब्लिश की जाती हैं और यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे भी जाते हैं। जैसे कि देख सकते हैं डायरेक्ट बोल दिया कि कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। एडेप्शन गैप रिपोर्ट, फ्रंटियर्स, या फिर इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लानेट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। तो सही आंसर क्या होगा? ए में बोला गया 1 2 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 1 3 4 1 2 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर है यहाँ पर डी, ठीक है। ऑलरेडी यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है कि लोग जो हैं इधर उधर जाकर सेटल होते हैं तो किस इम्पैक्ट क्या पड़ता है, वो सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा बोला गया कि रिहेबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट विच ऑलवेज अट्रैक्ट कंट्रोवर्सी। यानी कि एक इंसान दूसरे एरिया में जाकर अगर रहता है तो कंट्रोवर्सी आती है जब प्लानिंग करने की बात आती है ऐसे प्रोजेक्ट को। तो डिस्कस करना है कि क्या क्या सोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो ताकि जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़े तो फिर भी आप लोग उस प्रॉपर प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ सको। तो यहाँ पर लोकल एरिया में जो गवर्नमेंट है, लोकल एरिया में जो कल्चर है, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पैक्ट डालती हुई आप लोगों को नजर आती है। तो एक तरीके से जरूरी है इन सब चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना। अगर रियलिटी में सॉल्यूशन चाहते हैं तो लोकल एरिया के लोगों को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। इसमें आप लोगों की क्या राय है? आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार ये, और ये ऐसा टॉपिक है जो यूक्रेन के इशू की वजह से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। तो क्वेश्चन बने तो कन्फ्यूज आना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बताना जरूर। दोस्तों अब चलते हैं अपने छोटे केबीसी की ओर। कौन बनेगा करोड़पति? तो यहाँ पर कौन बनेगा शिक्षापति, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है हार्मफुल वाइट फ्लाई के बारे में। आप लोगों ने देखा वाइट छोटी छोटी सी मक्खियाँ होती हैं, वो कई बार गन्ने के खेत में या फिर कॉटन के ऊपर, कपास के ऊपर लग जाती है, बर्बाद कर देती है। उसकी जो डंठल नहीं होती है कपास वाली, वो जो गोल गोल सी, उसको ख़राब करके रख देती है बिल्कुल।
तो यहाँ पर हार्मफुल वाइट फ्लाई फॉर द जो कॉटन क्रॉप्स इज जो अभी विच कंट्री एंडेमिक यहाँ पर ये अभी स्पीसीज देखने को मिली, साउथ अफ्रीका, कैरेबियन आइलैंड, सेंट्रल अमेरिका, सऊदी अरेबिया या फिर चाइना। कहाँ पर इसने कोहराम मचाया आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, किस ईयर, एवरी ईयर मतलब किस डेट में, जनवरी 23, अगस्त 27, 26 सितंबर या फिर 30 अक्टूबर। सही आंसर क्या है ये बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि इंटरनेशनल डे फॉर कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन, ये एवरी ईयर ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 11 मार्च, 12 फरवरी, 13 अप्रैल या 26 ऑफ सितंबर। सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है यहाँ पर, बोला जा रहा है कि विच पर्सनैलिटी बर्थडे एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज अंत्योदय दिवस, ये बताना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाला लाजपत राय, इसी के साथ में चित्तरंजन दास या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो अंत्योदय जो दिवस है वो किस इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज है जिसमें शब्द है 5, 8, 30, एक्स में क्या आएगा ये बताना है, 14, 26, 17, 20, 22। तो सही क्या है, ए में बोला गया 15, 12, सॉरी ए में बोला गया 15, बी में 12, सी में 11 और डी में है 13। तो इसको अटेम्प्ट आप लोगों को करना है। तो ये है बातें। बाकी व्हाइट फ्लाई के बारे में आप लोग बताओ, ये किस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है पेड़ पौधों को, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, खासकर अगर किसान की फैमिली से आप लोग आते हैं। तो व्हाइट फ्लाई एक काफ़ी सीरियस पेस्ट है जो कि कॉटन पर खासकर ये काफ़ी खतरनाक तरीके से इम्पैक्ट डालता है, और उसकी वजह से जो पत्तियाँ वगैरह हैं वो भी, और इसकी जो बीमारी फैलती है आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बेसिकली कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका, ये आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर रीजन आप लोगों के सामने है, कैरेबियन आइलैंड और सेंट्रल अमेरिका, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्वायरमेंट के बारे में बात की जा रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 अभी देखने को मिले। तो इन्वायरमेंट के बारे में कोई पूछे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे ये 26 ऑफ सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो इन्वायरमेंटल हेल्थ डे हो गया, इनके इन्वायरमेंट की हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एक इन्वायरमेंट डे होता है, वो किस दिन सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कि न्यूक्लियर के जो हथियार हैं वो कंप्लीटली खत्म करने हैं, ये किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो 26 ऑफ सितंबर को ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब पहले वाला भी 26 सितंबर और ये भी, जी हाँ, एक दिन में दो दो डे भी होते हैं। तो एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये किसके द्वारा बोला गया था, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके द्वारा 2013 में ये प्रपोजल लेकर आया गया था कि ऐसा कुछ हम लोगों को करना पड़ेगा। तो पर्पज यही है कि हाँ चीज़ों को संग से सुधारा जा सके। तो यूएनजीए के डिक्लेरेशन के तहत आप लोगों को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट यानी कि एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना है। हमने कब किया था यहाँ पर एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियर, वो आप लोगों को बताना है, पहला और दूसरा। स्माइलिंग बुद्धा जो है वो किसका नाम रखा गया था नाम भी ऐसा रख दिया, मतलब लोग सोच भी ना पाए कि यहाँ इसके पीछे जो है इतना बड़ा एक तरीके से धमाका होने वाला है। बुद्धा तो वैसे भी शांति के प्रतीक माने जाते हैं पर यहाँ पर हम लोगों ने कुछ और ही कर डाला, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है विच पर्सनैलिटी का जो बर्थडे है अंत्योदय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनका नाम है यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय। 25 ऑफ सितंबर को यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये पर्सन ये रहता है कि जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर है ना सोसाइटी के अंदर में, उसको भी साथ में लेकर चलना है, पीछे नहीं छोड़ना है। तो सरकार के द्वारा 2014 में ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया ताकि लोगों को एक साथ में लेकर चला जा सके। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इस डे को समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो सीरीज है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा, यानी कि 11 यानी कि सी। तो इसको प्रैक्टिस करना, आंसर आ जाना चाहिए आसानी से। जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग बोलते हैं खासकर इंग्लिश सीखने के लिए वो होती है वोकेबलरी, और वोकेबलरी इंग्लिश के साथ साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराती है। तो अच्छे शब्द जो हैं अच्छा आंसर आप लोगों का बनाएंगे और अच्छे से आप लोग इंग्लिश समझ पाएंगे। तो इसलिए इसको अपनी लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए, इसको जरूर आप लोग अच्छे से लेकर चलिए। तो यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक एक शब्द है, ढंग से देखते हैं और उनका मतलब समझते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। एबिस्मल, इसका मतलब है बेहद खराब, यानी कि एक्सट्रीमली बैड। अगर आप लोग मॉर्निंग में टाइम पर नहीं उठ रहे हो, अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, अपने पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हो, पूरा जो डे है वो एक्सट्रीमली बैड जाने वाला है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ लिख के। पर मॉर्निंग में अगर थोड़ा सा भी टाइम पे उठ जाओगे ना आप लोग,
तो भाई साहब आपका दिन जो है उन्हें एकदम मक्खन मलाई की तरह जाएगा, मज़ा आएगा हर एक काम को करने में और आप लोग उसको इंजॉय भी कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो शब्द है, देखिए सेंटेंस फॉर्म करोगे ना, शब्द लंबे समय तक आप लोग याद रख पाओगे, इसलिए कहता हूँ सेंटेंस जरूर फॉर्म किया करो। एक बच्चा एक बच्चा कह रहा है सर मम्मी की कसम दे दिया करो सब सेंटेंस बनाने स्टार्ट करें। मम्मी की कसम दे, कैसी कैसी बातें करते हो आप कभी कभी तो है। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रॉल। ठीक है, तो इसका मतलब है विवाद, यानी कि फाइट, और वो भी ऐसी फाइट जो चिल्ला चिल्ला के ना तेरी ऐसी की तैसी हो, तूने ऐसा कैसे कर दिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। भाई साहब जगा रखा है दुनिया को। कई बार ऐसा ना, कई बार कुत्ते देखा वो लड़ते रहते हैं, घूं भी ऊपर से करते रहेंगे, झपटेंगे एक दूसरे के ऊपर में। तो शोर मचाने वाला सुना होगा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान हुआ है, थोत्ता चना और बाजा घना, तो वाली बात होती है कि चीज़ें अंदर से खोखली हैं, बस ऐसे ही करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। इसका अपोजिट होता है शांत रहना, इंजॉय से ज़िंदगी इंजॉय करना। नेक्स्ट शब्द है आप लोगों के सामने, ये है टैसिट। टैसिट का मतलब होता है सूचना। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, या फिर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं बिना बताए समझ जाना। जैसे नहीं आप लोग समझ जाते हो कभी कभी, जैसे कोई दिक्कत होती है तो कई सारे बच्चे होते हैं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सर ने वीडियो आज ना लेट की है, उसके पीछे कुछ तो रीज़न होगा, जासूसी दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। और रियलिटी भी है यार, कभी भी नॉर्मल वे में मैं जो है खासकर अपना जो शेड्यूल फॉलो करता हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ें उसी पैटर्न में चलती रहें। मतलब मैं कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही रहती है कि कुछ भी जो है वो पैटर्न से हटे ना। पर लेकिन जब मेरे हाथ में ही नहीं रहती हैं चीज़ें, तो तब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, और मैं आप लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म भी कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टैसिट का मतलब सूचित एक तरीके से बोल सकते हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। या फिर एक तरीके से वही अंडरस्टैंडिंग जो कि मेरे और आपके बीच में दो तरफा प्यार है कि नहीं। वीडियो अगर टाइम पर ना आए तो बेचैनी हो जाती है, तो यह है फिजिटी। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटेंस आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अनईजी फील हो जाना, कई सारे तो सोचते हैं आखिर क्या हो गया सर के साथ में, ऐसी ऐसी बातें मत सोचा करो। ठीक है, तड़प तड़प उठना एकदम, तो काम रहना, शांत रहना, ये इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनालोगस यानी कि अनुरूप। ठीक है, तो एक तरीके से समान लेकिन एक तरीके से सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल, तो इसको बोलते हैं एनालोगस। यानी कि देखने में तो ऐसा है पर लेकिन ऐसा नहीं कि भाई साहब जुड़वा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस जुड़वा भाइयों में भी होता है कि नहीं, तो ये एनालोगस होता है। तो अनलाइक या फिर एलियन भी आप लोग बोल सकते हैं, जब अपोजिट में जाएंगे कि हमारे जैसा बिल्कुल भी नहीं है यार, ये तो एलियन प्राणी आ गया। ठीक है, जैसे ऋतिक रोशन का जादू आ गया पृथ्वी पर, वो वाली बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या किसी पर्टिकुलर दूसरी कंट्री से, वैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे देश के अंदर में कुछ चाइना के लोग जो हैं वो यहाँ पर रहना स्टार्ट कर दें, अफ्रीका के रहना स्टार्ट कर दें, या यूएसए के रहना स्टार्ट कर दें, तो सबको पहचान लेंगे कि भाई साहब कहीं के भी हों पर हमारे देश के तो नहीं है यार ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो ये है बेसिकली जिनको कई बार एलियन भी आप लोग कह देते हैं। तो कैसा लगा ये सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, कई सारी बातें जानने को मिल जाती है। और यार सबसे बड़ी बात है ना, आप लोग चीज़ों को जितना ध्यान से सुनोगे ना, उतने ही लंबे समय तक चीज़ों को याद भी रख पाओगे। तो चीज़ों को अच्छे से सुना करो, टकटकी लगाकर, ताकि क्वेश्चन ही पूछे तो उनका आंसर दिया करो। यही तो काम करने के लिए होना बेसिकली यहाँ पर। या फिर ये पार्ट टाइम जॉब है, कुछ और मेन पार्ट उससे बढ़िया चल रहा है, तो फिर वहाँ इंजॉय करो, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना, जहाँ पर देना है 100% देना है। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय किया तो बताना जरूर, कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ लेना अच्छे से। ओके, मोटिवेशन भी आप लोगों के अंदर आएगा जब किसी के लिए भी आप लोग सोचना स्टार्ट करोगे अपने से हटकर, तो और अच्छे से आप लोग के अंदर फीलिंग जनरेट होगी, है कि नहीं। और ज़िंदगी है यार, जिसके ऊपर नीचे अगर नहीं होगी, दाएं बाएं नहीं होगी, तो मज़ा कैसे आएगा। तो हर चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट करो। आई होप कि मेरी बातें आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी ला रही होंगी। और बाकी अच्छे से एंजॉय करो, फीडबैक जरूर दिया करो, टेलीग्राम से जाकर PDF डाउनलोड कर लिया करो, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।